हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर की थियरी, जो है आपके पास चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना। तो यहां पर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसकी हम लोग बात करेंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, अब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में बात करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे हीट एनर्जी एंड टेम्परेचर के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस, और ये टेम्परेचर हम लोग कैसे मेजर करते हो, फिर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे, और फिर बाद में जो है हम लोग आगे भी उसकी डिफरेंट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस को हम लोग देखेंगे। तो बेटा, हीट एनर्जी जो है ना, इट इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स, है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स जो है ये आपके पास हीट एनर्जी देता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ईच एंड एवरी पार्टिकल और ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, है ना। ये सारे के सारे जो है आपके पास एटम से ये बने हुए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के। ये वाला आपके पास सपोज एक सब्सटेंस है, तो ये वाला आपके पास ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बना हुआ है। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट में वाइब्रेट करते हैं, है ना। दे आर वाइब्रेटिंग अराउंड देयर मीन पोजीशन, एंड इफ द वाइब्रेशन इज मोर देन एम्पलीट्यूड इज मोर. If the amplitude is more, then the heat energy is said to be more in this particular object. So heat energy is nothing but it is something which is related with the kinetic energy of the atoms. And what do you mean by temperature? So temperature indicates the level, it indicates the level of heat energy. It indicates the level of heat energy. ये हीट एनर्जी का हम लोग लेवल बताते हैं, एंड इट इज समथिंग और इट इज अ नंबर विच इज रिलेटेड विद द इंडिकेशन ऑफ द लेवल ऑफ हीट एनर्जी। ओके, अब देखिए हम लोग टेम्परेचर जो है इसको हम लोग मेजर करते हैं। जैसे टेम्परेचर क्या इंडिकेट करता है? लेवल ऑफ हीट एनर्जी। अगर किसी में हीट एनर्जी कोई ऑब्जेक्ट में ज्यादा होगी तो उसका टेम्परेचर कितना होगा बेटा? हाई होगा। और जिसके अंदर जो हीट एनर्जी कम होगी उसका टेम्परेचर लेवल कितना होगा? बहुत कम होगा, ऑब्वियसली। अब हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर की। तो अगर टेम्परेचर जो है इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये वाला आपके पास हो जाएगा। सपोज आपके पास यहाँ पर टेम्परेचर 3 तरीके से बताते हैं। एक तो है आपके पास केल्विन में टेम्परेचर बताएंगे, या तो आप उसको ऐसे भी कह सकते हो डिग्री सेल्सियस में, सेल्सियस, या तो इसको हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें भी हम लोग टेम्परेचर को बताते हैं। दूसरा तरीका जो टेम्परेचर को बताने का है वो है आपके पास फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट इज द सेकंड वे ऑफ इंडिकेटिंग द टेम्परेचर, एंड द थर्ड वे इज केल्विन, है ना। ये 3 तरीके से हम लोग टेम्परेचर को बताते हैं, डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड, जो हम लोग रोज मर्रा की जिंदगी में हम लोग जो है डेली जनरल पब्लिक यूजेस दिस यू कैन से दिस टेम्परेचर स्केल सेल्सियस या तो सेंटीग्रेड। सेल्सियस वही सेंटीग्रेड है, सेंटीग्रेड वही आपके पास सेल्सियस है ना। अब फ़ारेनहाइट जो है इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स, है ना। ये फ़ारेनहाइट जो है वो डॉक्टर यूज करते हैं, और केल्विन जो है ये साइंटिस्ट या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में केल्विन स्केल जो है वो यूज होता है। तो टेम्परेचर इस डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड ये एक ही चीज है। आप डिग्री सेल्सियस कहो या डिग्री सेंटीग्रेड कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेंटीग्रेड इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद जो है फ़ारेनहाइट, इसके अंदर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और मतलब इसके अंदर जो है मतलब ये डॉक्टरों को बहुत फर्क पड़ता है, क्या फर्क नहीं पड़ता? बहुत फर्क पड़ता है डॉक्टरों को, है ना। तो वो लोग फ़ारेनहाइट में यूज करते हैं। अब क्यों फ़ारेनहाइट में यूज करते हैं उसका मैं आपको रीजन भी बताऊंगा। और केल्विन, ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में केल्विन जो है वो यूज होता है। अब अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तो ये डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड ये कैसे बना, फिर उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे फ़ारेनहाइट कैसे बना, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे केल्विन का स्केल कैसे बना। तो पुराने जमाने के अंदर जो है, पुराने जमाने में बहुत सारे जो है पहले टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस बनाए गए,
उसके अंदर पुराने ज़माने में जो टेम्परेचर मेजरिंग स्केल डिवाइसेस जो बनाए गए, उसके अंदर इनिशियली दे यूज्ड अल्कोहल, है ना। उन लोगों ने क्या यूज़ किया बेटा? अल्कोहल जो है उन लोगों ने यूज़ किया। अब ये अल्कोहल जो यूज़ किया, फिर उसके बाद जो है उन्होंने देखा कि बेस्ट रिजल्ट्स जो शो करता है वो होता है हमारा मर्क्यूरी। तो फिर उसके बाद अल्कोहल की जगह पे थर्मोमीटर्स में क्या यूज़ होने लगा? मर्क्यूरी। ओके, अब अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पर आपके पास ये थर्मोमीटर है ना। ये थर्मोमीटर जो है, इसके अंदर जो है एक ट्यूब होती है जिसको हम लोग कैपिलरी ट्यूब भी कह सकते हैं, मतलब दिस ट्यूब इज ऑफ वेरी वेरी स्मॉल डायमीटर, है ना। तो ये वाली आपके पास जो है थर्मोमीटर हुई। अब ये थर्मोमीटर के अंदर यहाँ तक आप लोग भरते हो पूरा के पूरा मर्क्यूरी, यहाँ तक आप मर्क्यूरी भर देते हो, और फिर यहाँ से यहां तक ये कैपिलरी ट्यूब है, मतलब वेरी ट्यूब ऑफ वेरी स्मॉल डायमीटर, ट्यूब ऑफ वेरी स्मॉल डायमीटर, ये ट्यूब ऑफ वेरी स्मॉल डायमीटर है। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर कि सपोज आपके पास यहां पर आइस है ना, ये सारा के सारा आइस को आप लोगों ने किसके कांटेक्ट में ला दिया? तो ये जो बल्ब है ना, bulb is brought into the contact of the ice, है ना। तो ये वाला जो है आपके पास जो मर्क्यूरी है, ये मर्क्यूरी, ये लिक्विड का कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये सारा लिक्विड ऊपर भरा होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट होकर किसी एक लेवल पे यहाँ पर ये जम जाएगा, मतलब एक लेवल पे जो है वहां पर स्टेबल हो जाएगा। एंड दैट लेवल इज मार्क्ड, इसको हम लोग मार्क करते हैं कि भाई इस लेवल पे यहाँ पर ये, अगर हमने इसको कांटेक्ट में रखा, बहुत ज्यादा टाइम तक रखा जाता है, ऐसा नहीं कि फौरन रख के उठा लिया, ऐसा नहीं, ज्यादा टाइम तक रखा जाता है, और फिर बाद में जो है यहाँ पर जब कांटेक्ट में लाया जाता है, तब जब यहाँ पर जो है ये वाला टेम्परेचर आ गया, उसको हम लोगों ने मार्क कर दिया। नाउ द सेम थर्मोमीटर, नाउ इट इज ब्रॉड, अब इस पे मार्क है कि कहां पर ये फ्रीजिंग पॉइंट पे, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे ये कहां पर स्टेबल हुआ था, उसको हम लोगों ने मार्क कर लिया। फिर उसके बाद जो है इसी को हम लोग कांटेक्ट में लाते हैं बॉइलिंग वाटर के, है ना, ये बॉइलिंग वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं। अब बॉइलिंग वाटर के कांटेक्ट में लाएंगे, कुछ टाइम तक रखेंगे, तो ये वाला जो मर्क्यूरी का लेवल है ना, ये मर्क्यूरी का जो लेवल, इट विल राइज एंड सपोज इट हैज रोजन टू दिस लेवल, और ये वाला लेवल भी हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको भी हम लोगों ने मार्क कर दिया, है ना। तो ये वाला लेवल भी मार्क कर दिया, ये वाला लेवल भी मार्क कर दिया। अब यहां से यहां तक में, अगर यहां से यहां तक में अगर आप देखेंगे, यहां से यहां तक में, तो देखेंगे तो यहां ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे यहां पर स्टेबल हो रहा था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे यहां पर स्टेबल हो रहा था। अब बीच का जो गैप है ना, इसके अंदर मतलब यहां पर हम लोग 99 डिविजन्स कर देते, 99 जो मार्क कर देते, ये पूरा 100 उसमें डिवाइड हो जाएगा। नाउ दिस लेवल इज नॉट एज 0 डिग्री सेल्सियस, ये लेवल आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस है, और ये लेवल आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये लेवल 0 डिग्री सेल्सियस है और ये लेवल आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस है ना। तो इसी तरह से हम लोग सेंटीग्रेड और हम लोग बनाते हैं सेंटीग्रेड या तो सेल्सियस का थर्मोमीटर। फिर उसके बाद जो है हम लोग बनाते हैं फ़ारेनहाइट का। अब फ़ारेनहाइट जो है उसमें भी सेम प्रोसेस है। क्या करना है आपको, एक थर्मोमीटर बनाना है। अच्छा, अब ये थर्मोमीटर बन गया, उसके बाद उसकी रेप्लिका बनाना इट इज वेरी इजी। आपने मेजर कर लिया कि इतना जो है यहाँ पर मर्क्यूरी लेना है, इतना जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर मर्क्यूरी लेना है, इतना डायमीटर ऑफ कैपिलरी रखना है। ये सारी चीजें अगर आपको एक बार डायमेंशंस पता होगी तो फिर उसकी रेप्लिका बना दो, तो आपको जो ये टेम्परेचर इंडिकेटर या तो थर्मोमीटर आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो हम लोग फ़ारेनहाइट के बनाते हैं, तो फ़ारेनहाइट के अंदर क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आइस जो है इसके कांटेक्ट में इसको लाते हैं, और जहां पर हम लोगों का यहाँ पर जो मर्क्यूरी का लेवल स्टेबल हुआ उसको हम लोग मार्क करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। और अब ये थर्मोमीटर को हम लोग वी आर ब्रिंगिंग दिस थर्मोमीटर इनटू द कांटेक्ट ऑफ द बॉइलिंग वाटर, and if we are bringing this into contact of the boiling water, then what will happen, this is going to be, we can say this is the point at which
एट विच दिस स्टेबलाइजेस, है ना। ये अगर स्टेबलाइज होता है तो इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब यहाँ पर क्या कर दिया, ये बॉइलिंग वाटर के कांटेक्ट में ला दिया। अब जब यहाँ पर जो है ये राइस लेवल होगा इसका किसका, ये Hg का, और यहाँ पर पहुंच जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में आप लोगों ने कितने डिविजन्स कर दिए, तो आप लोगों ने जो है 180 डिविजन्स कर दिए। मतलब आपने यहाँ पर 179 जितनी आपने मार्क किए होंगे, 1 2 3 4 5 79, तो ये वाला जो है 0 डिग्री से 180 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब छोटा से छोटा भी टेम्परेचर का अगर डिफरेंस हुआ ना तो ये आपको मेजर कर सकेगा। मतलब ये फ़ारेनहाइट, तो हम लोग जो है फ़ारेनहाइट क्यों यूज करते हैं, बिकॉज स्मॉल चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कैन बी मेजर्ड। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर बहुत स्मॉल होगा ना तो आपको शायद डिग्री सेल्सियस में इंडिकेट करने में बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ पर फ़ारेनहाइट होगा ना तो इसमें छोटा सा भी टेम्परेचर का डिफरेंस आपको इंडिकेट हो जाएगा। अब सेम चीज़ हम लोग करते हैं केल्विन में भी। तो केल्विन में क्या करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है ना उसको हम लोग 273.15 केल्विन कहते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग 273.15 केल्विन कहते हैं, और 373.15 केल्विन को हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट को कहते हैं, और बाद में इसमें दोनों के बीच में हम लोग 100 डिविजन्स जो है बना देते। ये केल्विन का जो है आपके पास थर्मोमीटर हो गया, है ना। अब देखिए इसके अंदर केल्विन का थर्मोमीटर बनाने के अंदर जो है एक थियरी भी इन्वॉल्व है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में या तो आपका जो है मतलब जो कोर्स में इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप देखोगे केल्विन के टेम्परेचर पे, तो केल्विन के टेम्परेचर पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। ये कितना टेम्परेचर है, 273.15 केल्विन, ये इतना है, और यहाँ पर 0 केल्विन, ये इतना है। ये 0 केल्विन और 273.15 केल्विन है, तो यहाँ पर ये जो है आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स विल बिकम 0। मतलब क्या हो गया आपको बता दें कि 0 केल्विन पे जो एटम्स के वाइब्रेशंस हैं, वो जो एटम जो है जिसपे यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर जो एटम्स है वो और जो इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूमते हैं ना, सारी के सारी मोशन रुक जाती है। 0 केल्विन पे जो है सारी मोशन रुक जाएगी, इलेक्ट्रॉन घूमना भी बंद हो जाएंगे, एटम के वाइब्रेशन भी बंद हो जाएंगे। मतलब जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ये एटम जो वाइब्रेट करता है, तो इसको अगर हम लोग लिविंग मान लेना, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिविंग मान लें, तो 0 केल्विन पे इसकी डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, 0 केल्विन पे इसकी डेथ हो जाएगी। मतलब ये जो एटम है ना, ये न तो हिल सकेगा न डुल सकेगा। मतलब ये वाला वाइब्रेट नहीं कर पाएगा, और एटम्स के अंदर जो आपके पास एटम्स के अंदर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है वो भी अपनी मोशन को रोक देंगे, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी एनर्जी हमारे पास नहीं बचेगी। ओके बेटा, अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है वो है आपके पास आइडियल गैस का इक्वेशन। तो यहां पर अगर हम लोग आइडियल गैस का इक्वेशन अगर हमको ढूंढना है ना, तो सबसे पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा कि आइडियल गैस हमें किसे कहते हैं। आइडियल गैस जो एक्चुअली होता नहीं है ना, आइडियल गैस डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन कितने तो हमारे पास जो रियल गैसेस है ना, वो रियल गैसेस एट वेरी लो टेम्परेचर, नो एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड एट वेरी लो प्रेशर, है ना। तो ये वाले जो है लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे ये सारे के सारे जो है बिहेव करते हैं आइडियल गैस की तरह। अब हम लोग आइडियल गैस किसे कहते हैं, तो सबसे पहले में पहला जो आइडियल गैस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें। तो चलिए यहां पर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल गैस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल गैस। यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल गैस, सबसे पहले में पहला जो है ये वाला है कि आइडियल गैस जो होगा इट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स।
ये आइडियल गैस अगर बना हुआ होता तो दे आर मेड अप ऑफ वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि देयर इज नो इंटर एटॉमिक फोर्सेस, देयर इज नो इंटर एटॉमिक फोर्सेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, है ना। तो आइडियल गैस के अंदर इंटर एटॉमिक फोर्सेस नहीं बनते। इंटर एटॉमिक फोर्सेस को मैं बता दूं तो सपोज आपके पास ये वाला एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये वाला दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, तो ये दोनों के बीच में जो ग्रेविटी लगेगी वो मतलब इंटर एटॉमिक फोर्सेस इसका बना हुआ है ग्रेविटी का। फिर उसके बाद वान डर वाल्स वीक फोर्सेस, वान डर वाल्स वीक फोर्सेस, और तीसरा बना हुआ होता है यहाँ पर इसका जो न्यूक्लियस है इस पे जो इसके इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगाएगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगाएगा, ये वाले तीन फोर्सेस से बनके जो है इंटर एटॉमिक फोर्सेस बनते हैं। तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो है यहाँ पर नहीं होते। कहाँ पर नहीं होते? या आपके पास आइडियल गैस में इंटर एटॉमिक फोर्सेस डू नॉट एग्जिस्ट। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे फॉर एग्जांपल नो इंटर एटॉमिक फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स। अब तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो ये वाला हो जाएगा कि द कोलिजन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ आइडियल गैस इज ऑलवेज इलास्टिक इन नेचर, ऑलवेज इलास्टिक नेचर होता है। मतलब अगर दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा गए ना तो कभी भी जो है यहाँ पर इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन नहीं होगा, ऑलवेज इलास्टिक कोलिजन इज पॉसिबल बिटवीन द टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द ideal gas. And the fourth one you can say that they obey this law, PV is equal to nRT या mu RT, है ना। तो PV is equal to mu RT, ये ideal gas equation अभी हम लोग पढ़ते हैं। P is pressure of the gas, V is volume of the gas, mu is number of moles, R is universal gas constant and T is absolute temperature। Absolute temperature का मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन, है ना। तो ये वाला जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल गैस है। अब ये आइडियल गैस इक्वेशन अगर हमको डिराइव करना है तो हम लोग कैसे डिराइव करेंगे उसको? तो देखिए बेटा ये आइडियल गैस इक्वेशन जो है हम लोग डिराइव करेंगे PV is equal to mu RT। तो आपको क्वेश्चन कैसे होगा? तो क्वेश्चन आपके पास ऐसे होगा डिराइव आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। तो ये वाला हमारे पास एक क्वेश्चन है, मतलब ये वाला क्वेश्चन है डिराइव आइडियल गैस इक्वेशन। अगर आपको ये आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो जो है आपको तीन लॉ पढ़ने पड़ेंगे। पहला वाला जो लॉ है वो है बॉयल्स लॉ, सेकंड वाला चार्ल्स लॉ और थर्ड वाला इज कैलुसिक लॉ। सो डिराइव आइडियल गैस इक्वेशन। सो आइडियल गैस इक्वेशन अगर आप डिराइव करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये वाला लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है आप लिखोगे यहाँ पर बॉयल्स लॉ। Now according to this law, according to this law, the pressure of the gas is inversely proportional. The pressure of the gas is inversely proportional to the वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब ये किस प्रेशर की बात करें तो देखिए हमारे पास जो है सपोज आपके पास ये कंटेनर है, अब इसमें कुछ हमने आइडियल गैस भरा हुआ है। तो ये आइडियल गैस के जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना वो सारे के सारे इनसेसेंट, मतलब कभी ना बंद होने वाली इनसेसेंट ये वाला मोशन करेंगे। ये इस दीवार से टकरा के वापस आएंगे, उस दीवार से टकरा के वापस आएंगे, ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे, मतलब दे विल परफॉर्म अ रैंडम मोशन। जब ये इंसेशन मोशन करेंगे ना और ये टकरा के वापस आएंगे ना तो यहाँ पर इस वॉल पे प्रेशर क्रिएट करेंगे। सो ये उस प्रेशर की बात कर रहे हैं, इस प्रेशर की बात कर रहा है जो गैस ने क्रिएट किया है। मतलब गैस अंदर जो है मोशन करता है, ये गैस जो है दीवार से टकराता है, उस दीवार से वापस आता है, किसी और दीवार पर जाके टकराता है, उससे वापस आता है। तो ये वाले दीवार पे जो प्रेशर क्रिएट करता है ना उस प्रेशर की बात करते हैं। तो दिस प्रेशर इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। मतलब जितना वॉल्यूम आप कंप्रेस करोगे ना, जितना वॉल्यूम आप कम करोगे उतना प्रेशर यहाँ पर ये क्रिएट करेगा, गिवन दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये वाला आपके पास हो जाएगा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर द प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये वाला आपके पास टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो बॉयल्स लो, द प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये वाला आपके पास बॉयल्स लो आपके पास हो गया। फिर उसके बाद जो आप बात करेंगे चार्ल्स लो, है ना। तो चार्ल्स क्या कहता है, मालूम है, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वॉल्यूम ऑफ द गैस, देखिए यहाँ पर कैसे लिखना है आपको, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली, इनवर्सली की जगह पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे, द वॉल्यूम ऑफ द गैस, the volume of the gas is directly proportional to the temperature of the gas, provided, क्या प्रोवाइड करेगा यहाँ पर, provided pressure remains constant। ये वाला प्रेशर आपके पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इसको हम लोग कहेंगे चार्ल्स लो। तो चार्ल्स लो हम लोग कैसे लिखेंगे, V is directly proportional to, we can say T। तो ये वाला V is directly proportional to, we can say T। यहाँ पर T जो है ये वाला आपके पास कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये वाला आपके पास कांस्टेंट रहेगा। तो V is directly proportional to T। ये आपके पास जो है ये चार्ल्स लो जो है ऐसा कहता है कि the volume of the gas is directly proportional to the temperature of the gas if P remains constant। तो ये P जो है कांस्टेंट रहेगा, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये वाला आपके पास हो जाएगा चार्ल्स लो। अब थर्ड वन है जो है, इसको हम लोग कहेंगे गैल्यूसेक्स लो। ये सारा के सारा आइडियल गैस इक्वेशन ही आपको लिखना है, हम क्या, ये सारा के सारा जो है आपको जो लिखोगे वो आप आइडियल गैस इक्वेशन में ही लिखोगे। जस्ट अ मिनट, हाँ, ये आपको जो है ये वाला थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ, मैं लाइट भी ऑन कर देता हूँ। एक मिनट और, यहाँ पर लाइट की स्विच कहाँ पर, चलिए लाइट की स्विच तो शायद मुझे नहीं मिली, चलिए कोई बात नहीं। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर गैल्यूसेक लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द प्रेशर ऑफ द गैस, है ना, ये जो प्रेशर क्रिएट करता है ना, ये गैस, ये प्रेशर जो क्रिएट करता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे ना और वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। तो द प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस प्रोवाइडेड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ये वॉल्यूम जो है ना इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो गैल्यूसेक्स लॉ जो है क्या है, ये P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। कब, जब वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहेगा तब इसको हम लोग कहेंगे गैल्यूसेक लॉ, है ना। तो आपको गैल्यूसेक लॉ कैसे लिखना है, तो द गैल्यूसेक लॉ कैन बी रिटन हियर इज दैट द प्रेशर of the gas is directly proportional to the absolute temperature provided volume of the container या volume of the gas remains constant। volume of the gas कितना होगा, जितना कंटेनर का होगा वही जो है volume of the gas हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग जो है आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो ये तीनों लॉ पहले आपको लिख देने हैं, you will have to write all these three laws, और फिर उसके बाद लिखेंगे कि from
boils and Charles law, from Boyle's and Charles law हम लोग क्या रखेंगे, P is directly proportional to V and V is directly proportional to T, है ना। तो अगर ये दोनों को कंबाइन करते हैं हम लोग, combining these two, so we can say combining these two equations, we can say PV is equal to KRT, or PV is directly proportional to T. PV is directly proportional to T, or PV is equal to, we can say, KRT. What is this K? K is nothing but it is proportionality constant. इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, इसको हम लोग कहेंगे proportionality constant, इसको हम लोग कहेंगे proportionality constant. Now by theoretical and other calculations we have found that the value of K is equal to, we can say, mu r, है ना। तो the value of K is equal to, we can say, mu r. तो from we can say proportionality constant, so the value of K is equal to mu r. Let us say this is our equation number 3 and this is our equation number 4. So from these two equation, देखिए हम लोगों ने क्या कर दिया, from theoretical and other calculations, from 3 and 4 we can say PV is equal to mu RT, है ना। तो ये वाला हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन हो गया, क्या हो गया, हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन हो गया। तो PV is equal to, we can say, mu RT, ठीक है बेटा। अब हम लोग बात करेंगे PV, ये वाला पहला इक्वेशन हुआ, मतलब PV is equal to mu RT. This is the first form of the आइडियल गैस इक्वेशन। ऐसे 3-4 और भी फॉर्म है, बट लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन। देखिए ये वाला आपके पास जो हो जाएगा PV is equal to mu RT। फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे एवोगैड्रो रूल की। ये वाला हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब हम लोग एवोगैड्रो रूल की बात करेंगे, नंबर की नहीं हो बेटा, एवोगैड्रो रूल की बात करेंगे, एवोगैड्रो नंबर की नहीं। तो यहां पर जो है आप देखोगे यहां पर कि एवोगैड्रो रूल सेस, ये वाला PV is equal to mu RT आ गया, फिर आगे आप लिखोगे एवोगैड्रो रूल। तो ये एवोगैड्रो रूल क्या हो गया आपके पास, तो द नंबर ऑफ constituent particles or atoms or molecules remains the same for given temperature and pressure. For given temperature and pressure for different gases. For different gases. क्या है एवोगैड्रो का रूल, कि अगर आपने प्रेशर और टेम्परेचर जो है आपने सेम रखा, प्रेशर टेम्परेचर सेम रखा, तो आप जो है अलग अलग गैसेस लोगे, जैसे आपने हाइड्रोजन ले लिया या फिर आपने जो है एमोनिया ले लिया, तो इसके अंदर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये सेम रहेंगे। देखिए अगर आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये वाला आपके पास, ये वाला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गया, ये वाला आपके पास हो गया, तो यहाँ पर जो है प्रेशर आपके पास हो गया 1 एटमॉस्फेयर, और यहाँ पर टेम्परेचर आपने ले लिया फॉर एग्जांपल 300 केल्विन। तो इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी द सेम। अब अगर यहाँ पर जो है आपने यहाँ पर इसको ले लिया, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ले लिया और यहाँ पर आपने NH3 ले लिया, है ना। तो NH3 ले लिया, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर प्रेशर आपने 1 एटमॉस्फेयर हो गया और टेम्परेचर आपने 300 केल्विन आपने ले लिया, तो इसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास इतने भी मिलेंगे। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दिस, है ना। तो
तो ये वाला जो है हमारे पास एवोगैड्रो रूल है। अब एवोगैड्रो रूल जो है ये वाला अपने ओरिजिनल जो चीज कहना चाहता है वो ये है एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर जो है क्या है कि द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या तो एटम्स या तो जो है आपके पास मॉलिक्यूल हो गए। तो द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 22.4 लीटर of gas and 1 atmospheric pressure, 1 atmospheric pressure and 273.15 Kelvin है ना। ये वाला आपके पास हो गया नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 22.4 लीटर ऑफ गैसेस in 1 atmosphere pressure and 27.15 Kelvin is equal to आपके पास ये हो जाएगा 6.023 into 10⁻23। मतलब आपने कोई भी गैस ले लिया, उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए 22.4 लीटर। अच्छा, उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, गैस प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, और इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए 273.15 केल्विन। तो उसके अंदर कोई भी गैस ले लो ना, वो इतने टेम्परेचर, प्रेशर और इतने वॉल्यूम पे, उसमें नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 6.023 into 10⁻23 ही रहते हैं। अब देखिए कितनी बुक में 6.022 into 10⁻23 भी देता हूं, लेकिन हम लोग यही रखेंगे 6.023 into 10⁻23। अब ये 10⁻23 है ना, ये बहुत लार्ज नंबर है, बिकॉज एंटायर यूनिवर्स में 10⁻22 स्टार्स है, पूरे यूनिवर्स में 10⁻22 स्टार्स है, ये उससे भी बड़ा नंबर है। तो हमारे पास एवोगैड्रो नंबर क्या होगा, तो दिस इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर। तो Na is equal to 6.022 into 10⁻23, ये वाला एवोगैड्रो नंबर हो गया। अब ये जो है ना एवोगैड्रो नंबर को हम लोग 1 मोल भी कहते हैं, है ना। तो ये वाला हो गया 1 मोल ऑफ सपोज एटम्स, है ना। तो 1 मोल ऑफ एटम्स हमारे पास कितने होंगे 6.023 into 10⁻23, ये 1 मोल ऑफ एटम्स होंगे। अगर 1 मोल ऑफ ह्यूमंस अगर हम लोग देखेंगे ना, इतने तो है भी नहीं, अगर 1 मोल ऑफ एटम ह्यूमंस, तो 6.023 into 10⁻23 ह्यूमंस। 1 मोल ऑफ, फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ डोंकीज, तो 6.023 into 10⁻23 डोंकीज होंगे। ये वाले जो है आपके पास मोल का मतलब ये कंसेप्ट आ गया, है ना। तो ये वाला हमारे पास मोल का कंसेप्ट आ गया। अब हम लोग बात करेंगे उसकी, हम लोग बात करेंगे जो PV is equal to mu RT, इसकी बात करेंगे। देखिए, तो म्यू जो है क्या होता है, म्यू इज नंबर ऑफ मोल्स, म्यू इज नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं n/Na, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, कैसे मालूम है, n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स in n is number of particles in the given number of particles in the given gas, and Na is Avogadro number. ये वाला आपके पास एवोगैड्रो नंबर। तो म्यू इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल अगर ये कहां से आया, इसको अगर आपको जानना है ना, तो सपोज ये कंटेनर में हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास n है। कितने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास n है। तो सपोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास n है ना। तो यहां पर जो है आप लोग ऐसे लिखोगे कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स n होते, मतलब 6.023 into 10⁻23 होते, तो उसको हम लोग 1 मोल कहते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास n होते तो 1 मोल, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है n है, तो उसको हम लोग कितने मोल कहेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 into n डिवाइडेड बाय n। सपोज ये 1/2 आया फॉर एग्जांपल, तो 1/2 मोल
सपोज ये 0.2 आया तो 2 मोल, सपोज ये म्यू आया तो म्यू मोल, है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमारे पास इसी कंटेनर में n है तो उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे कि अगर हमारे पास एवोगैड्रो नंबर होते हैं तो 1 मोल पार्टिकल होता है तो n की जगह पे हमारे पास कितना आता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय n है, तो ये वाला हमारे पास हो गया म्यू, है ना। फिर उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे म्यू, फिर उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे म्यू इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय कैपिटल M, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं म्यू। जैसे हमारे पास m क्या है, तो m इज मास ऑफ द गैस या मास ऑफ द सब्सटेंस आप लिख सकते हो, एंड m इज एटॉमिक मास of the substance, atomic mass of the substance। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पर अगर आप देखोगे तो अगर हमारे पास एटॉमिक मास जितना मास हुआ, जैसे आपके पास 23 ग्राम सोडियम हो गया तो उसका 1 मोल हो जाएगा, मतलब एटॉमिक मास अगर आपके पास m हो गया तो 1 मोल हो जाएगा, तो आपके पास मास तो m है तो उसका कितना मोल हो जाएगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 into m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इज इक्वल टू वी कैन से म्यू, है ना। तो ये वाला आपके पास हो जाएगा। अगर ये आपके पास 1/2 आया, जैसे आपके पास 23 ग्राम ऑफ सोडियम अगर आपके पास हुआ तो वो 1 मोल सोडियम हुआ, है ना। अगर आपके पास 17 ग्राम हुआ तो आप कैसे लिखोगे, तो 23 ग्राम में 1 मोल ऑफ सोडियम, तो 17 ग्राम में कितना सोडियम, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 23 हो गया ना, तो ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा म्यू, है ना। तो म्यू को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो चलिए ये दोनों चीजें जो है हम लोगों ने लिख ली। उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं PV इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा म्यू RT। अब आप देखेंगे PV इज इक्वल टू म्यू, म्यू जो है ना इसकी जगह पे अगर मैं n/na रख दूं, है ना, क्या लिख दूं n/na, तो ये वाला हो जाएगा R इंटू वी कैन से T। अब ये R क्या है मालूम है, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना। यहां पर R क्या है, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, है ना। तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन ये इसका है। अब हम इसको ऐसे भी लिखेंगे PV इज इक्वल टू n/r/na इंटू T, है ना। तो ये वाला कितना हो गया r/na, तो ये वाला आपके पास हो गया PV इज इक्वल टू n इंटू r/na इंटू T। अब आप देखोगे ये r/na है ना, दिस r/na इज नॉन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, इसको हम लोग कहेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब इसका वैल्यू कितना है मालूम है, इसका वैल्यू आपके पास Kb का वैल्यू है r/na इज इक्वल टू Kb एंड द वैल्यू ऑफ Kb आप देखोगे ना तो PV इज इक्वल टू आपके पास n kBt। इसको आप लोग ऐसे लिखोगे r/na को आप क्या लिखोगे kBt, और Kb का वैल्यू क्या है 1.38 into 10⁻⁻23। कितना है बेटा 1.38 into 10⁻⁻3, और ये वाला आपके पास कितना हो जाएगा जूल पर केल्विन, है ना। तो ये वाला आपके पास हो जाएगा दूसरा फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, तो ये वाला आपके पास जूल पर केल्विन, ये वाला आपके पास हो गया। सो ये वाला आपके पास दूसरा फॉर्म आ गया PV इज इक्वल टू आपके पास n kBt, वो PV इज इक्वल टू म्यू RT। ये वाला फर्स्ट इक्वेशन था, सेकंड वाला इक्वेशन आपके पास PV इज इक्वल टू n kBt। फिर अगर आप इसको ऐसे लिखोगे P इज इक्वल टू, ये V को इधर लेके जाओ तो n/V और यहां पर हो जाएगा kBt, है ना। तो n/V ये क्या होगा मन में n/V का क्या मतलब हुआ, तो n/V का मतलब हुआ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द गैस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो ये वाला आपके पास हो गया n, है ना।
तो PV इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा N kVT। अब ये N क्या है मालूम आपको? N इज नथिंग बट इट इज नंबर डेंसिटी। इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? वी विल कॉल इट एज नंबर डेंसिटी। तो इसको हम लोग कहेंगे नंबर डेंसिटी। तो ये वाला एक और फॉर्म आ गया, ये वाला आइडियल गैस इक्वेशन का हमारे पास एक और फॉर्म आ गया, ठीक है ना? तो ये वाला आइडियल गैस इक्वेशन का हमारे पास एक और फॉर्म आ गया। अब हमारे पास जो है PV इज इक्वल टू म्यू RT था, PV इज इक्वल टू आपके पास म्यू RT था। अब म्यू की जगह पे आप m/m रख दो इनटू RT, तो P इज इक्वल टू आपके पास m/v हो गया और यहां पर RT/m हो गया। तो P इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा? रो RT m/v, मास बाय वॉल्यूम, कितना हो जाएगा आपके पास? डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय m। तो ये वाला आपके पास हो गया प्रेशर इज इक्वल टू रो RT/m। ये वाला आपके पास अनदर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन आ गया। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया। जैसे आपके पास जो टेम्परेचर है ना, वो टेम्परेचर केल्विन में भी मेजर किया जाता है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी मेजर किया जाता है, और टेम्परेचर जो हम लोग मेजर करते हैं आपके पास फ़ारेनहाइट में भी, है ना? अब ये तीन का रिलेशन बताना मैं भूल गया था, तो लेट्स हम लोग इसको ऐसे करेंगे। टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। जनरली हम लोग 273 ही लेते हैं, है ना? तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। फिर ये वाला तो ये दोनों के बीच का रिलेशन हो गया, नहीं, केल्विन और इसके बीच का रिलेशन हो गया। अब ये दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 Tc, है ना? 9/5 Tc प्लस 32 क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 9/5 Tc इनटू प्लस वी कैन से 32, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर हो गया। तो ये वाला आप इतना लिखिए, बाकी का हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।